नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो लगभग 3 दशक पहले भाजपा के 3 युवा तुर्क हुआ करते थे। 3 युवा नेताओं को युवा तुर्क की संज्ञा दी गई थी कि वो क्रांतिकारी भी थे, प्रगतिशील भी थे कहीं न कहीं। उनके नाम थे जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रवीण शर्मा जी और कृपाल परमार जी। प्रवीण शर्मा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। रह गए कृपाल परमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय मित्रों में से, जो हिमाचल से उनका नाता बतौर प्रभारी लंबे समय तक रहा है, सबसे अधिक मित्रता उनकी किसी से रही है, तो कृपाल परमार जी से रही है। तो कृपाल परमार अब कहीं न कहीं अपनी पार्टी के अंदर हो रहे नए-नए प्रयोगों से और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को देखते हुए एकदम से उग्र हो गए हैं। वो कल निकले हैं, उपचुनाव हो रहे हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों में, वो देहरा पहुँचे, देहरा में भी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पुराने हैं, उनके घरों में गए, उनसे मुलाकात की और कुछ बयान ऐसे दाग दिए कि कहीं न कहीं जगत प्रकाश नड्डा जी को उन्होंने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर वो हमीरपुर पहुँचते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश में जब से वो अध्यक्ष बने हैं, संगठन को बर्बाद किया है उन्होंने, हिमाचल के संगठन को कहीं न कहीं। और दूसरा उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने दम पे खड़ी है, हम लोगों ने मेहनत की, धूमल जी ने मेहनत की। इस पार्टी में पंजाब होता तो वहाँ पे बैसाखियों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हिमाचल में भाजपा बैसाखियाँ क्यों ढूँढ रही है? वो सक्षम है, सब कुछ उनके 2 बार सत्ता में रह 3 बार सत्ता में रह चुकी है। वहीं पे उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए कि बैकडोर एंट्री जो हो रही है नेताओं की कांग्रेस से या अन्य दलों से, उसको लेके उन्होंने कड़े शब्द किए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यसभा तक जो था सपोर्ट लेना विधायकों की क्रॉस वोटिंग तक ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाम ऑपरेशन लोटस को नाम दे दिया है, ऑपरेशन नड्डा चला और ऑपरेशन नड्डा का जो टारगेट था वो कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर थे। ऑपरेशन नड्डा ए उसमें भी टारगेट किया गया, 6 उपचुनाव हुए, उसमें से 4 उपचुनाव अनुराग ठाकुर के पार्लियामेंट के थे, उसमें से सुजानपुर भी हार गए और बाकी भी हार गए, 1 जीता गया वहाँ से। फिर उन्होंने कहा प्लान बी इनका ये है, अब ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से भी 2 अनुराग ठाकुर के हमीरपुर पार्लियामेंट से है। कहीं न कहीं चक्रव्यूह अनुराग के लिए ऑपरेशन नड्डा के तहत खड़ा किया गया। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और वहीं वो कार्यकर्ताओं में एक अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्णय थोपे जा रहे हैं, उनका विरोध किया जाए और वो उनके समर्थन में है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कुशल जेठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विशाल नेहरिया जी हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज पंडित जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस पे प्रकाश डालेंगे कि आखिरकार कृपाल परमार को ऐसा क्या अचानक वो इतने एक्टिव हो गए कि अब उन्होंने उनका निशाना जेपी नड्डा ही है कहीं न कहीं। जी, पंडित जी आपको क्या लगता है कि उपचुनावों के बीच में कृपाल परमार अचानक पुराने वर्कर को सबको मिलना-मिलाना उन्होंने शुरू कर दिया है, इसका क्या परिणाम रहेंगे? जी। देखिए पथरिया जी, आप भी बहुत करीब से प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं और हम भी। आपको पता होना चाहिए कि जो एक शीत जो भाजपा के भीतर जारी है, वो जग जाहिर है। लेकिन हाईकमान का इतना दबाव है कि चाहकर भी कोई नेता खुलकर बाहर नहीं बोलता है। सबसे पहले हमने विधानसभा चुनावों में देखा, जिस तरह से जो है जयराम ठाकुर के हाथ में कमान आई, सरकार में भी कई सवाल उठे कि जयराम के लोगों को प्राथमिकता दी गई। फिर विधानसभा चुनाव में भी हार के कारणों की समीक्षा में भी कहीं न कहीं जयराम ठाकुर और उनके लोगों का नाम जो है, वो आगे आए। और उसके बाद उपचुनावों में और लोकसभा चुनावों में जिस तरह हम देख रहे हैं, लेकिन भाजपा में जो हाईकमान का कल्चर है, जो एक प्रक्रिया है वहाँ पे, वो अनुशासन के मामले में बहुत सख्त है और कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। इसलिए कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आता है, ये कृपाल परमार नहीं है। लगभग पूरे प्रदेश में लगभग 2 से 3 दर्जन नेता है, जो कहीं न कहीं जो है ओवरऑल अपने आप को हाशिए पे पा रहे हैं या ओवरऑल ये जो पार्टी के भीतर में एक जो शीत युद्ध चला है उसका शिकार है। हमने आपको लोकसभा चुनाव के समय भी बताया था, हमने चर्चा की थी कि प्रदेश में कितने नेता हैं, जो इस समय हाशिए पे हैं और वो तैयार बैठे हैं एक तीसरा गुट बनाने के।
उसी कड़ी में एक शुरुआत मंडी से हुई थी, तो कृपाल परमार जी कांगड़ा में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जो किसी कारण से जो है, वो पार्टी के आपसी लड़ाई के कारण जो है, वो किनारे पे लगाए गए या अन्य कारणों से उनको एकजुट किया जाए। और ये जो परिणाम आए हैं, इसके बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर को मंत्री ना बनाए जाने के बाद कई तरह की बातें यहाँ पे सामने आ रही। तो ये सब मुद्दे पे जो है वो बात हो रही है और मुझे लगता है कि भाजपा को अतिशीघ्र इन मामलों को सुलझाना होगा, नहीं तो उनके लिए समस्याएँ लगातार बढ़ती जाएँगी। और कृपाल परमार वो शख्स हैं, जिनको जब वो खड़े थे आज़ाद, तो प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, "आप बैठिए", बहुत करीबी होते थे नरेंद्र मोदी के। लेकिन कहीं न कहीं नड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा जग जाएगा, क्योंकि जब से नड्डा ने कार्यभार सँभाला है, उन्होंने कई बार कोशिश की मुख्य धारा में आने की, लेकिन भाजपा की ओर से उनकी मुख्य धारा में एंट्री नहीं हो पाई। मोदी के नज़दीकी के बावजूद उनको लगता है कि कहीं न कहीं नड्डा जो है बाधक हैं, वो चाहकर भी उनको मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं। तो ये शुरुआत है, क्योंकि जो शीत युद्ध है भाजपा का, वो मुझे लगता है अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा बाहर बहुत जल्दी। कई नेता खुलकर बाहर आएँगे। कृपाल। जी, जी पंकज जी कृपाल परमार जी का आरोप है जब से नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, बड़े छोटे कद के लोगों को बहुत बड़े पद दिए गए। ये कितना वाजिब है उनका इल्ज़ाम? कहीं न कहीं उन्होंने इस पे भी पार्टी को घेरा है कि पार्टी अब ल ब बाहरी लोगों की बैकडोर एंट्रियाँ इसलिए कर रही है कि वो छोटे कद के नेता बड़े कद के बन जाएँ, बाहरी लोगों के आने से। क्या ऐसा है? बिल्कुल, देखिए भाजपा जो संगठन है, वो संगठन अलग तरह का संगठन माना जाता था। लेकिन अब जो है वो सत्ता का लक्ष्य को रख कर के जिस तरह से भाजपा में हो रहा है, आपने आरएसएस के बयान सुने या अभी पार्टी के निश्चित तौर पे जिस तरह से आप मान सकते हैं कि 68 की विधानसभा में 9 सीटें आप ऐसे लोगों को दे जाते हैं, 9 सीटें बहुत ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे आपने जी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सभी का बहुत एकत्र बड़ा करके आप नंबर दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा किसी भी दल में होगा ना, भाजपा नहीं, किसी भी दल में ऐसा होगा तो असंतोष की बात तो उठेगी, उठेगी। और बात सही बात कही उन्होंने कि नड्डा जी के अध्यक्ष बनने का कभी भी राजनीतिक लाभ जो है प्रदेश को नहीं मिला है। अनुराग ठाकुर के मंत्री बनने का लाभ मिला है। अगर जयराम ठाकुर मंडी से उभरे हैं तो उसका लाभ मंडी पार्लियामेंट में मिला है। और ओवरऑल जगत प्रकाश नड्डा का राजनीतिक प्रभाव का असर हिमाचल प्रदेश के किसी भी चुनाव में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। आप और मैं कब से पत्रकारिता में देख रहे हैं, फैक्टर नड्डा फैक्टर कभी भी यहाँ प्रभावी नहीं हुआ है कि उनकी वजह से 6 सीटों पे प्रभाव पड़ा हो। राष्ट्रीय नेता हैं, ज़्यादातर इन्वॉल्व राष्ट्रीय स्तर पे रहते हैं, प्रदेश में बहुत कम आते हैं और उनका उतना बड़ा प्रभाव भी प्रदेश में नहीं होता है। तो निश्चित तौर ये चिंता की बात है कि प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अगर प्रदेश में भाजपा कमज़ोर होती है, तो कहीं न कहीं बात तो उठेगी। जी, चलिए विशाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। विशाल जी आप चर्चा सुन ही रहे थे। ये कृपाल परमार आपने भी देखा होगा, छात्र काल से देखा होगा कि उन्होंने एबीपी से शुरू किया। ये 3 लोग ऐसे थे, नड्डा जी भी थे, प्रवीण शर्मा जी भी थे और कृपाल परमार जी भी थे। विश्वविद्यालय से लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से भाजपा की राजनीति में इन्होंने आज तक ढैया लगा हुआ था उससे पहले 98 से पहले। शांता कुमार जी कभी भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। धूमल जी इनके के साथ ये इस टीम ने काम किया, रली-मिली सरकार बनाई हिमिंका के साथ पूरे 5 साल काटे। राज्यसभा गए कृपाल परमार जी संगठन महामंत्री भी रहे, राज्यसभा गए मोदी जी के बहुत करीबी रहे, लेकिन उनको ही निपटाने की कोशिश की गई और इतना वो दुखी हुए कि अब उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू कर दिया और जगत प्रकाश नड्डा जी को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया कि जगत प्रकाश नड्डा जी क्यों गए गुजरात? वो हिमाचल से लड़ते राज्यसभा का चुनाव जब क्रॉस वोटिंग के लिए इतने आश्वस्त थे वो, तो क्यों नहीं लड़ा? उन्होंने प्रदेश से क्यों भगोड़े हुए? भगोड़े तक की उन्होंने संज्ञा दी है। क्या आपको लगता है कि अब 3 उपचुनावों के बीच में कृपाल परमार जी का अचानक कूद जाना कहीं न कहीं आपके पुराने वर्कर को अब जो दर्द है, वो अब उसको सुनने के लिए कोई तैयार हुआ है? क्योंकि आपकी पार्टी के लोग तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि निपटा रहे हैं। इस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं राज्यसभा में कृपाल परमार जी, देखिए जो उन्होंने अभी बयां किया है और जो अपने समय की उन्होंने बात करी है, जो विश्वविद्यालय के समय की बात हो या
जिस समय वह राजनीतिक उनका प्रवेश हुआ, तो मैं तो अपने आप को वैसे इसमें ज़्यादा सामर्थ्य नहीं मानता हूँ इस डिबेट में चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब ये जिस समय में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। परंतु फिर भी मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि जो कृपाल परमार जी हैं, उन्होंने समय दिया है पार्टी के लिए, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है। हाँ, परंतु आज जो उनके जीवन में समय चल रहा है, मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत टकरार है। संगठनात्मक और पार्टी के दृष्टिकोण में उस टकरार को हम लोग नहीं ले सकते हैं। और जिस तरह से वे जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से भी ये चर्चा करना चाहूँगा कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भाजपा की पूरे देश में 240 से ज़्यादा सीटें आई हैं। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है और आज उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन के बाद जो है हमारी सरकार जो है केंद्र में बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है शपथ ली है मोदी जी ने। तो इन सारे विषयों को लेकर हम लोग अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी जो है ये पार्टी में लोग आ रहे हैं यहाँ पर बाहर कांग्रेस को छोड़ के या अन्य दलों को छोड़ के, तो देखो मैं इसमें एक बात जरूर अंकित करना चाहूंगा कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पे बैठता है, डेलीगेशन बैठेगा, उसके ऊपर चर्चा होगी किस कार्यकर्ता को, किस व्यक्ति को जो है पार्टी के अंदर लेना है और किसको नहीं लेना है। परंतु आज लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो व्यक्तिगत जो कृपाल परमार जी ने किसी के ऊपर प्रश्न करे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उनके मन में ऐसी प्रश्न थे, तो जिस समय वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उन्हें उस समय में रहते हुए इन सारे विषयों के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे जो है वो अपनी बातचीत पार्टी के समक्ष, संगठन के समक्ष रखनी चाहिए थी। आज वो समय उनके जीवन में नहीं रहा है। तो अब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वह अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है इन बातों का कोई आज तवज्जो नहीं है, कोई तुर्क नहीं है। जी, लेकिन विशाल जी जो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन लोटस नहीं था, ऑपरेशन नड्डा था, उसमें अनुराग ठाकुर जी को घेरने की कोशिश हुई है, चक्रव्यूह रचा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा असर उनके पार्लियामेंट में रहा है और अब फिर से परीक्षा अनुराग ठाकुर जी की ली जा रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है, पर कृपाल परमार धूमल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे, आखिर तक उनके समर्थक रहे। उनका टिकट काट दिया गया पिछली बार, वो निर्दलीय उतरे, मोदी जी की बात नहीं मानी, तो एक मंच तो उनको मिल गया है। और वो ठीक जैसे पंकज जी ने कहा कि 3 दर्जन ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऊंचे कद के नेता हैं, जो अब फिर से एकजुट होना शुरू हो गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, तब तक ये खामोश थे कि मोदी जी से उनको कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन विरोध उनको प्रदेश की जो लीडरशिप है, जो इस समय, उसके साथ उनका वैर विरोध चल रहा है। तो वो अब इकट्ठे करने की शुरुआत कृपाल परमार जी ने कांगड़ा से होते हुए मीरपुर तक पहुंच गए। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं कि ज्यादातर जो उपचुनाव हैं वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री में हो रहे हैं। देखिए, आप आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले जाइए, जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी से लगभग 6 जो हमारे, लगभग तो क्या पूरा आंकड़ा है, 6 विधायक कांग्रेस से और 3 निर्दलीय ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और देखो, वो जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और निर्दलीय विधायक थे, जिनकी संख्या 9 बनी, उन सभी ने अपना मत जो है वो दिखाकर किया। यहाँ पर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि देखो, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में आज सत्तासीन है और आज उन्हीं की ही सत्तासीन पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस को छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कांग्रेस से। दूसरी बात, अब वह जो कार्यकर्ता या जो विधायक थे 6 लोग, वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री से ज्यादा संबंध रखते थे। तो ये कोई आंकड़ा जो है वहां से चयन करके नहीं लिया गया था। बहुत सारे हिमाचल प्रदेश की बात भी, और देश भर में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के विधायक और मंत्री जो हमारे सांसद थे वो कांग्रेस को छोड़कर आए। तो जो जो लोग छोड़कर आए उनका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और आज भी मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लेकर काम करना यहाँ पर शुरू किया था कि हम लोग आज इस देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे। कांग्रेस की नीतियों ने जो है हमेशा से हमारे भारत देश को पिछड़ा किया है
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकासशील भारत जो है विकसित भारत बनने जा रहा है। तो इस दिशा में हम लोगों ने देखो डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा ये बड़ा 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 हंसी मुझे इसलिए आ गई नैरिया जी, जी साहब हमारे छोटे भाई भी हैं। हंसी इसलिए आ गई कि अभी संघ ने भी अपने मुखपत्र में कहा कि 30% नेता आप बाहरी दलों से लाए हैं और उसमें से 80% के करीब कांग्रेस के नेता ले आए हैं। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं से वैचारिक मतभेद है, विचारधारा का आपके साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है। और अब पंकज जी ने ठीक कहा कि 68 सीट्स में आप 9 लोगों को ले आए, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। तो आपका कार्यकर्ता, आपका नेता कैसे पचाएगा इसको? पहले आपने ट्रेलर देख लिया, अब भी जो है कि तीनों आपके विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह का विद्रोह हो रहा है। आपके नेता जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार नहीं। हालत ये खड़ी हुई है और कृपाल परमार इसी बीच में कूदे हैं कहीं ना कहीं। देखो डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इन सारे विषयों को लेकर पार्टी का नेतृत्व बैठता है, मंथन करेंगे, स्वाभाविक है। मैं इस नहीं बात मेरे से को नहीं मना, नहीं देखो नहीं इस नहीं बात से तो पार्टी मैं पार्टी क्या मंथन कर रही है? देखिए नरिया जी, आप धर्मशाला में जब सुधीर शर्मा की एंट्री की जानी थी, या मंडल की या जिला की बैठक हुई कोई? आप ही बता दीजिए, क्या ऐसी बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव रखा गया हो कि इनको लेना है? सीधा दिल्ली से निर्णय हो जाते हैं। शिमला में बैठ के कोर कमेटी में ये 4 लोग, ठीक बोला उन्होंने कि बौने कद के लोगों को बड़े पद बांटे गए हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए पार्टी का ये हाल हो रहा है आज। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, आपका वर्कर आपसे विमुख होता जा रहा है। और अभी आपकी हमीरपुर में एक मीटिंग हुई है, आप समीक्षा कर रहे हैं आजकल, उसमें साफ कहा गया कि वर्कर को रोज ढो कर लाना, बार बार बैठकों के लिए मजबूर करना, कहीं ना कहीं हार का कारण ये भी रहा है और कम वोट का कारण रहा है कि वर्कर को आपने इतना एंगेज कर दिया और उसको इतना मतलब दबाव में डाल दिया कि वर्कर कहीं ना कहीं निराश हो गया है। वो विचारधारा से तो जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन जो पार्टी के नेता आज के दौर में उनके साथ खेल खेल रहे हैं वो उनको मंजूर नहीं। ये डॉक्टर साहब, इसमें पार्टी की जो नीतियां हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे तय होती है। और ये जितना भी रैलियां हैं या पार्टी के कोई कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इसका बिल्कुल तय होने के बाद जो उसको हम लोग धरातल पर उतारते हैं। चाहे रैलियों की बात करें या बैठकों का क्रम हो, ये सारा हमारा एक संगठनात्मक ढांचा है। और देखो, जो जिन बातों को लेकर आपने पहले यहाँ पर विषय रखा है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, उन सारी विषयों के ऊपर भी पार्टी जो है आज गंभीरता के साथ जो है वो चर्चा कर रही है। वैचारिक संगठनों का भी वहां पर चर्चा जो है सामूहिकता के साथ होती है। आने वाले समय में डॉक्टर साहब इसका निष्कर्ष निश्चित तौर पे निकलेगा। देखो, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ये है कि एक हम अच्छा नेतृत्व दें। और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक दशक से जो है वो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व हमको मिला है। आज विश्व में भारत की पहचान बनी है। आज भारत जो है वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। और देखिए, संकल्प लेकर चले हैं, टारगेटेड है आज हमारा नेतृत्व की 2047 तक हमने भारत को विकसित करना है। देखो, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आज एक लगभग 1.5 वर्ष हो गया कांग्रेस के कार्यकाल को। आप 1.5 वर्ष कांग्रेस का कार्यकाल देख लीजिए और पिछले 5 साल को आप कंपैरिजन कर लीजिए जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रहा है, इससे भूतपूर्व में या भारतीय जनता पार्टी का जब रहा है। डॉक्टर साहब देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमारे नेतृत्व में हमेशा से एक चीज देखने को मिली है जो झलकी है कि हम लोगों ने प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की जनता की उन्नति के लिए हर संभव जो है कदम उठाने का प्रयास किया है। और जी, अनेकों नीतियां प्रदेश हित के लिए हम लोग लेकर आए, चलिए हमारा वो नेतृत्व नीतियां, लेकर आया है। वो नीतियां ठीक है। तो चलिए मैं कौशल जेठी जी के पास जाता हूँ। जेठी जी, भाजपा के अंदर हर कुछ चल रहा है, पुराने जो जिन्होंने सींचा इस पार्टी को अब वो मुखर तो हो गए हैं। वो कृपाल परमार जी के बारे में सब जानते हैं कि क्या उनका कद-काठी राजनीतिक रही है। आज पार्टी ने बेबस कर दिया कि पार्टी से बाहर हैं, लेकिन वो अब वो पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कहीं न कहीं इन बातों को दोहरा रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी जब से अध्यक्ष बने, पार्टी का कमजोर करने की कोशिश हुई है। पुराने स्थापित वर्कर को, नेताओं को पीछे लाने की कोशिश की गई है। ये इसके अंदर चल रहा है और उपचुनावों के बीच में उनका कूदना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए तो एक खुशखबरी है कि कांग्रेस चाहेगी कि भाजपा की पोलें खोली जाएँ और कांग्रेस उसका लाभ ले। जी, जेठी जी। डॉक्टर साहब, आज आपने जो विषय लिया ना, मेरे हृदय का विषय लिया आज आपने। इस पार्टी जी। को सींचने वाला में मैं भी उसमें हाँ, शामिल आप हूँ। भी पहले कांग्रेस से पहले भाजपा में आपने भी बड़ा समय और इसको हमने दिया इस हमने पार्टी वो को। हमने मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। जैसे आज लोग पार्टियां बदलते हैं ना, सन 1990 में सोलन विधानसभा क्षेत्र ओपन था।
मैंने यहाँ से टिकट जी। के लिए अप्लाई किया था। तो टिकट के लिए जी। आप क्या है, मैं माननीय वाजपेयी अडवाणी जी से सबसे मिला दिल्ली में जाके कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जब से होश संभाली तब से हम कार्य कर रहे हैं जनसंघ का, जनता पार्टी का। मैं कहा जी मेरे को 16 विधानसभा से टिकट दिया जाए। तो उस समय मेरे एक मित्र थे जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। वो सबसे क्लोज राजीव गांधी के वो व्यक्ति था जो मेरा मित्र था। राजीव गांधी रोज उनके साथ डिनर करते थे और प्रधानमंत्री थे। मैंने उनको, उनके भारतीय जनता पार्टी में भी दोस्त थे, मैंने उनको बोला मैं टिकट के लिए अप्लाई किया, आप मेरी मदद करो, आप माननीय अडवाणी जी से बात करो और मेरे को यहाँ से 16 से टिकट दिलाओ। तो उन्होंने अडवाणी जी से, शांता कुमार जी से बात करी। शांता जी ने जवाब दिया था कि मैं महेंद्र नाथ सोबत के अलावा किसी को 16 से टिकट नहीं लेने दूंगा। ये लफ्ज उन्होंने मेरे को आके कहे। उन्होंने मेरे को बोला पंजाबी में, पंजाबी बोलते थे, कहते छड़ जेठी तनु मैं राजीव गांधी को लेके जाता, तनु कांग्रेस की टिकट दिलाना। 1990 में जी। वो उनके घर खाना खाने जा रहे थे, मैं उनकी गाड़ी में था, प्रधानमंत्री भारत का, मैं उनके साथ बैठा। कहते चल तेरे को कांग्रेस में ले जाता हूँ, कांग्रेस का टिकट लाता हूँ। मैं कहा नहीं सर, ये जीवन में कभी नहीं होगा, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन मैं कभी भारतीय जनता पार्टी और अपनी मातृ संगठन को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी टाइम गाड़ी में उतर के बस में बैठ के सोलन आ गया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि मुझे भी चलो कांग्रेस में जाना पड़ा। लेकिन जहां तक नड्डा जी की बात है, नड्डा जी मेरे पुराने मित्र, अगर हिमाचल प्रदेश में उनके 10 दोस्त थे, अगर कृपाल परमार थे तो 10वां मैं भी था उनका दोस्त। 1992 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े तो दुर्भाग्य से ठाकुर जगदेव चंद जी की मृत्यु हो गई थी। चुनाव जीतने के बाद वो शिमला आए, विपक्ष का नेता ठाकुर जगदेव चंद जी ने बनना था, लेकिन माल रोड में हम इकट्ठे ही थे, बल्कि उन्होंने हमारे को वहाँ पार्टी भी दी। बालजी होटल में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी तब पत्रकार थे जनसत्ता में, उन्होंने हमारे को पार्टी दी कि मेरे जीतने की खुशी है। और कल मैंने विधायक दल का नेता बनना है, क्योंकि शांता जी भी हार गए थे, 7 विधायक चुन के आए थे, तो मैंने विधायक दल का नेता बनना है। तो हम राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बदलेंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य से उसी रात को उनकी जो है मृत्यु होगी और नड्डा जी को विपक्ष का नेता बनाना पड़ा। अब देखो नड्डा जी का एक्चुअली कसूर नहीं है, नड्डा जी ने सारी जिंदगी में ना, मतलब मैं समझता हूँ चांदी का चम्मच लेकर ही ये राजनीति में आए। थोड़ा बहुत संघर्ष इन्होंने किया होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन देखो ना, पिताजी इनके वाइस चांसलर थे पटना यूनिवर्सिटी में, वहां से आए, पहली बार शिमला यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बने, उसके बाद एमएलए बन गए, दूसरी बार एमएलए बने तो स्वास्थ्य मंत्री बन गए। इन्होंने कभी कभी जो जैसे हमने या बाकी कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष का समय देखा, मुझे लगता है नड्डा जी ने वो देखा नहीं। जब ये दूसरी बार नड्डा जी हारे तो एक बार मनाली में बैठक थी, तो मेरे को बोलते नड्डा जी यार हमने चर्चा करनी है, कुल्लू चोलन की बुआ कुल्लू रहती थी, तो हम नड्डा जी के साथ लगभग कोई 8 घंटे बैठे कंटिन्यू। कहते यार मैं क्यों हारा चुनाव, मैं चुनाव क्यों हारा। मैंने जब आप हकीकत सुनोगे, आप हमारे मित्र हैं, आप चुनाव इस करके हारे कि आप बड़ी डिप्लोमेट राजनीति करते हैं। आप 5 व्यक्ति को एक ही समय में अलग अलग स्थान पे बुला लेंगे, आप कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करते, आप कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, आप हर किसी को मिट्टी गोली देते हैं, तो ये आपके खिलाफ गया। और नेचुरली आपको पथरिया जी पता है उस समय का, तो मैंने कहा आपके हारने कोई कारण है, तो मैंने मुख्यमंत्री बनना है हिमाचल प्रदेश का, तो उसके लिए मैंने प्रयास करना है। तो खैर चलो वो बात गई, काफी उन्होंने संघर्ष, टीम बनी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो तो जेटली जी जिंदा थे, उन्होंने चुनाव से पूर्व धूमल जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, इस करके सुपने अधूरे रह गए। उसके बाद वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, मैंने को बोला नड्डा जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश में सुखद परिस्थिति नहीं है, आप दिल्ली में आपके संबंध है, आप दिल्ली की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा मैं दिल्ली की राजनीति नहीं करूंगा। मैं कहा आप करेंगे, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका व्यवहार हिमाचल प्रदेश के लिए सूट नहीं करता। आप वहां जाके, गडकरी जी इनके मित्र थे, आप वहां जाके राष्ट्र की राजनीति करिए। तो इन्होंने अपना मन बनाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो उनकी स्थिति थी, जब वे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो इनके कहने के ऊपर एक चपरासी की ट्रांसफर भी धूमल जी, इनके आपस में डिफरेंसेस हो गए थे। धूमल जी बहुत इनके मतभेद थे, बिल्कुल, मतलब यहाँ तक मतभेद हो गए थे कि धूमल जी इतनी बड़ी फाइल बना के हाईकमांड को देते थे नड्डा जी के, नड्डा जी धूमल जी की फाइल बना के देते थे कि धूमल जी ने ये किया, और नड्डा जी की फाइल बना के धूमल जी हाईकमांड को देते थे। मैं कहा नड्डा जी सुखद परिस्थितियां नहीं है, आप केंद्र में चले जाइए। तो इन्होंने खैर उन्होंने इस बात को माना। फिर गडकरी जी जब अध्यक्ष बने तो इनको महामंत्री बनाया गया, तो ये केंद्र की राजनीति में चलेगी और इनको जाना ही था। मैंने उनकी बुआ के घर में बोला था, मैं कहा नड्डा जी आप हिमाचल की राजनीति नहीं करेंगे, आप दिल्ली की मैं दिल्ली की राजनीति नहीं करूंगा, मैं हिमाचल की राजनीति करूंगा। मैं कहा नहीं करेंगे आप, मुझे पता आपके स्वभाव का। तो वे दिल्ली चले गए, वहां की राजनीति करी उन्होंने। बाकी जहां तक कृपाल परमार जी ने कहा, मैं उस बात के ऊपर आऊंगा शॉर्टकट में। कृपाल कुमार जी ने ठीक कहा, नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश में जैसे समुद्र में बहुत जाला है पथरिया जी,
लेकिन वो खारा, किसी जी के जी पीने योग्य नहीं है दल। ऐसे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब वो केंद्रीय मंत्री बने, पहले भी केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन उसका हिमाचल प्रदेश क्या उनके आसपास निकट यार दोस्तों को भी उसका कोई लाभ नहीं है। मैं उनके सब निकट के लोगों को जानता हूं, लेकिन उनको सिर्फ एक भाजपा नेत्री को छोड़ के किसी की भी उन्होंने मदद नहीं करी, ना पॉलिटिकली करी, ना जी। फाइनेंशियली मदद करी। नहीं, जब कोई पर दोस्त चलिए में चलिए जेठी जी चलिए, ये तो आपकी व्यक्तिगत बातें होगी, लेकिन नड्डा जी के बनने के बाद क्या हिमाचल में संगठन का बुरा हाल हुआ है? वर्कर और जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी हुई है? और क्या ये ऑपरेशन नड्डा का जो नाम कृपाल परमार दे रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के लिए ये किया गया, राज्यसभा की वोटिंग के बाद इसको आगे बढ़ा दिया गया, मैं क्या ये आपकी सही उसी है? बात पे, मैं डॉक्टर साहब उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे उन्हें कृपाल कुमार जी ने जो कहा, मैंने सुना कि मुझे निपटाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में निपटाने का काम आज से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में निपटान काम शुरू से चला हुआ है, शांता कुमार जी के टाइम से चला हुआ है। तब ठाकुर जगदेव चंद किशोरलाल जी बार आते थे, उनको निपटाने का काम शांता कुमार जी ने किया। धूमल जी को शांता कुमार जी जलंधर से लेके आया कि मेरे को एक ठाकुर जी है मीरपुर में जगदेव चंद का मुकाबला करने के लिए, तो ठाकुर जगदेव चंद जी ने धूमल जी को निपटा दिया, शांता कुमार जी को निपटा नहीं, दिया। ये रिवायत चली आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद धूमल जी को जब निपटा दिया, जयराम ठाकुर जब बने एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जयराम ठाकुर जी धूमल जी को निपटाने को लग गए। तो जो निपटाने का काम है भारतीय जनता पार्टी में चला रहा है, और मुझे लगता है हाईकमांड यहाँ ध्यान नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी की ओर। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज बिल्कुल गर्त में जाता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज वो कहीं नहीं दिख रहे। और मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, मैं आपको मतलब उन नेताओं के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने बोला छोटे कद के लोग, छोटे कद के लोगों को बड़ा पास, छोटे कद के लोग नहीं है, वो सारे बिजनेसमैन है, कोई ठेकेदार है, कोई दलाल है, उन लोगों को पद भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और पूरे हिमाचल प्रदेश जी के अंदर ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ के आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वही लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को कभी खड़ा नहीं कर सकते, ना उनकी सोच है, ना उनकी कोई नीतियां, ना उन्होंने कभी संगठन के में काम किया। लेकिन वो देखते हैं कि मैं इस नेता के करीब हूँ, नेता देखता है मेरे, मतलब एक किस्म की प्राइवेट लिमिटेड फर्में जैसी बन जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी में काम चला हुआ है। जी माननीय शांता जी कुमार जी जी के टाइम से, शांता कुमार जी के टाइम में भी कमी थोड़ी थी, उन्होंने भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना रखी थी। उनके भी चंदे लोग होते थे जो उनसे मिल सकते थे, आम कार्यकर्ता तो उनसे मिल ही नहीं सकता था शांता कुमार जी से। उसके बाद थोड़ा सा बदलाव माननीय धूमल जी ने लाया, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने तो बिल्कुल ही उसको मतलब बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर। जी और ये जो बिना जी बेबाक एंट्री कांग्रेस के लोगों की या दूसरे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्या देश में भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की बी टीम बन जाएगी। जी जी पंडित जी, आपने सुना जेठी जी, क्योंकि बड़े लंबे समय इन्होंने भाजपा में बिताया, लेकिन इनके साथ भी कुछ वही चीजें हुई जैसी कृपाल परमार जी के साथ हुई। उन्होंने मजबूरन इनको छोड़ के कांग्रेस ने इनका मान सम्मान किया और आज प्रदेश के पद पे भी हैं, पदाधिकारी हैं। तो ये पंडित जी, आपको लगता है कि ये मतलब जो नड्डा जी की सोच ठीक है, इन्होंने कहा कि वो प्रदेश की राजनीति के लिए फिट नहीं थे, और जब से नड्डा जी बने हैं तब से देखिए कृपाल परमार जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि मोदी जी ने भर भर कर मदद की जयराम सरकार की, भाजपा सरकार की, लेकिन लगातार हार का सामना वो देख रहे हैं प्रदेश के चुनावों के वो इसमें, चाहे वो उपचुनाव थे, चाहे एमसी के चुनाव थे, चाहे असेंबली के चुनाव हुए, चाहे फिर ये उपचुनाव हुए। तो क्या वर्कर इनको प्रदेश का जो ये नेता जो है प्रदेश के अंदर भाजपा के, इनको मान नहीं रहा है? क्या इनका ही वर्कर या जनता नहीं मान रही है? ये भी सवाल है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तालमेल की कमी है। मैंने कहा जिस तरह से नेतृत्व बदलता गया, भाजपा में भी जो है प्रभाव अलग-अलग लोगों का होता रहा। इस उपचुनाव में देखिए आप, रमेश धवाला को आप पिछले 15 साल से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आपने रिटायरमेंट भी कोई सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट देनी चाहिए थी। पिछली बार भी बड़ा हंगामा हुआ। उन्होंने पहली सरकार बनाई थी धूमल की, और कांग्रेस क्या कैबिनेट ठुकरा करके वो आए थे। लेकिन आज हालात है वो बगावत के पग पर खड़े हैं। जगदेव ठाकुर की बात इन्होंने की। जगदेव ठाकुर जिन्होंने भाजपा को जो है लड़ने लायक बनाया प्रदेश में। आज उनके बेटे नरेंद्र ठाकुर जो हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं, क्योंकि आशीष शर्मा की देखिए, अगर पार्टी के आदमी को टिकट मिलता है तो कहा जा सकता है कि आपने एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया है। लेकिन जब बाहर के आदमी को आपके पड़ोस वाला प्लॉट बेच दिया जाएगा ना, तो आपको बहुत दुख होता है। तो ये विदिन पार्टी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बाहर से आदमी आकर के। अब जगदेव ठाकुर का परिवार भी
हाशिए पर है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चेहरे हैं। देखिए, मेरे सामने विशाल नेहरिया भाई बैठे हैं, हमारे छोटे भाई। विशाल के नेतृत्व में उपचुनाव लड़े, सबसे यंग विधायक बने। नगर निगम का चुनाव इन्होंने जीता, दम से लड़े ये। और ऐसा कौन-सा कार्यक्रम था जो इनके समय धर्मशाला नहीं हुआ? 37 प्रोग्राम कार्य इनके समय में 37 विभिन्न कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित हुए। राष्ट्र से लेकर के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, सबसे बड़े कार्यक्रम धर्मशाला में, जिनका झंडा डंडा इन्होंने उठाया। अब आप बताइए कि इनका टिकट क्यों बदला और दिया भी किसको? जो आदमी आजाद था, जो आदमी दल बदल के आया, सिर्फ कास्ट फैक्टर पे आपने टिकट दे दिया। इस बार आपने उसे बाहर किया, आपने सुधीर को दे दिया। अब आप बताइए कि नेहरिया जैसे जो 3-4 लोग जो इस समय टिकट की दौड़ में है, अब उनको तो पता है कि अगली बार तो पता नहीं सुधीर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या पता नहीं कौन आदमी आ जाएगा। तो किसी भी पार्टी के लिए स्थितियां सही नहीं है। आज कांग्रेस जिस हालात में है वो हाईकमांड कल्चर की वजह से है, और उसी हाईकमांड कल्चर को जो है भाजपा अपना रही है। तो भाजपा के हालात भी कांग्रेस की तरह ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस जायज बात के बजाय बिल्कुल कांग्रेस मुक्त करने चली थी भाजपा, आज कांग्रेस युक्त हो गई। अब आप बताइए, धर्मशाला में कल को सरकार मान लीजिए भाजपा की आती है, कौन सबसे वरिष्ठ कैबिनेट होगा? सुधीर शर्मा ही होगा ना, बिल्कुल पवन काजल तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए, बिल्कुल चीजें और चेहरे बदलेगी तो जिन लोगों ने बचपन से, जिन लोगों के पास वो संस्कार है, जिनके पास वो पार्टी की एक लाइन है, वो लोग नहीं होंगे तो उस पार्टी की समस्याएं खड़ी होगी। और आखिर बिल्कुल, और नड्डा जी एक आदमी से संपर्क रखते हैं, उसके सहारे ही पार्टी चलती है। उस आदमी का नाम आपको पता है, मुझे भी पता है, और उन्होंने खुद पहले दिन से वो तय कर रहे हैं कि सरकार गिरेगी और मैं और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन आखिर में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार क्या पाया भाजपा ने? अपनी छवि खराब की, 4 सीटें और हराई, सुक्खू को और मजबूत कर दिया। और 3 में भी ये कितनों में जीतेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब जमा घटाना, एक राज्यसभा के बदले आपने कितनी बड़ी साख अपनी खोई है। और सुक्खू सरकार में और मजबूत हुए, सुक्खू के खिलाफ हो गया। जी। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक भाजपा भी हाईकमांड के कल्चर के रूप में अपने आप को डाल चुकी है, और वहीं पे कांग्रेस को भी हाईकमांड कल्चर माना जाता है, वहीं से सब कुछ होता है। भाजपा का भी अब सब कुछ हो रहा है, मंडल जिला की कोई भी राय कहीं भी नहीं ली जा रही है। कृपाल परमार मोदी जी के परम मित्र, नड्डा जी के साथी, अब नड्डा जी की खिलाफत पे उतर आए हैं। ठीक है, वो पार्टी से बाहर हैं, लेकिन अब उपचुनावों वाले क्षेत्रों में जाकर वो पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं। वहीं धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकुर के लिए जो सियासी चक्रव्यूह बिछाया गया है, उसके बारे में भी वो खुल के बोल रहे हैं। उनका यही कहना है कि प्लान पहले ए था, अब बी है। ये उपचुनाव बी प्लान के तहत है, इनकी छवि को खराब किया जाए, इनके कदम रोके जाएँ। नड्डा जी प्रदेश की राजनीति के लिए फिट नहीं है, ऐसा अभी जेठी जी ने कहा। जेठी जी पहले लंबा समय भाजपा में बिता चुके हैं, अब कांग्रेस में हैं। तो कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा का जो वर्कर है, अपने नेताओं के फैसलों से हताश और निराश होता जा रहा है, और कृपाल परमार प्रदेश में निकल गए हैं, कांगड़ा से शुरू होते मीरपुर जिला में पहुँच गए हैं। वो पुराने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश में जुट चुके हैं। आने वाले में समय में देखना होगा कि भाजपा के अंदर से क्या कोई नई भाजपा ना पैदा हो जाए हिमाचल प्रदेश में, इसका अंदेशा दिख रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।